राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराना और उन्हें गिरफ्तार करवाना केंद्र की प्रमुख परियोजना है। पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप आज का समाचार पत्र देखें तो उसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों ने किस तरह विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की है उसका पूरा ब्यौरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराना और उन्हें गिरफ्तार करवाना केंद्र की प्रमुख परियोजना है। पवार ने कहा कि जब भी उन्हें यानी सरकार को चुनाव के नतीजों को लेकर संदेह होता है तो इस प्रकार के कदम महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर उठाए जाते हैं। समाज के सामने मौजूदा चुनौतियों और मुद्दे दरकिनार रख दिए जाते हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि हम इसका राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। पात्रा चौल के पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन के मामले की प्रमुख गवाह ने प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी से कथित तौर पर कहा है कि 2008-2009 में इलाके के कुछ निवासियों ने चौल के पुनर्विकास के लिए स्थानीय राजनेताओं के माध्यम से एनसीपी प्रमुख शरद पवार से संपर्क किया था। इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत भी एक आरोपी हैं। मामले की जांच ईडी कर रही है। क्या जांच की आंच शरद पवार तक जा रही है? क्या शरद पवार का बयान एक ऐसे समय पर आया है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो जाते हैं। गवाह ने ईडी से कहा कि विभिन्न बैठकों के बाद संजय राउत, प्रवीण राउत, एचडीआईएल हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश वधावन से परियोजना का काम संभालने को कहा गया। ईडी ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले पवार को एक नोटिस भी जारी किया था, लेकिन एजेंसी ने बाद में कहा था कि पवार के जांच में शामिल होने की जरूरत नहीं है। शरद पवार को लेकर तब तो एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से मामला फिर से उजागर हुआ ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि संजय राउत पर यह मामला कोई नया था, लेकिन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों के बीच में संजय राउत जेल पहुंच गए। ईडी की कार्रवाई उन पर तेज हो गई और एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर देखने को मिली है। ईडी के पास साक्ष्य होते हैं, आधार होते हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जाती है। सवाल विपक्षी दल तब उठाते हैं जब इस कार्रवाई की टाइमिंग ऐसी होती है जब सियासी घमासान चल रहा होता है। शरद पवार को लेकर आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी कि क्या अब जांच की आंच उन तक जा रही है। कई ट्वीट्स के जरिए कई ऐसे नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनके ट्वीट्स के जरिए यह इशारा किया जाता है कि एनसीपी के एक बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और संजय राउत की तरह वो भी जेल जा सकते हैं। क्या इनका इशारा शरद पवार की तरफ होता है? ये भी बड़ा सवाल है। अब जब शरद पवार ने इस पर कहा है कि ये सरकार की एक बड़ी परियोजना दिखाई देती है कि वो विपक्षी दलों पर कार्रवाई करके उन्हें जेल में भेज दे या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करे, तो ऐसा लगता है कि शरद पवार अब इस मामले में मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो उन पर सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब वो इस तरीके से देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका जवाब राजनीतिक तौर पर देंगे। शरद पवार ने इससे पहले भी, आपको याद होगा, अजीत पवार, शरद पवार, एनसीपी का क्या रिएक्शन आता है संजय राउत के मामले में बहुत महत्वपूर्ण था। शरद पवार इस पर बहुत ज्यादा बोलते दिखाई नहीं दिए ईडी की कार्रवाइयों पर, अभी तक की बात की जाए तो। अजीत पवार ने अलबत्ता ये कहा था कि कुछ ना कुछ उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये सारी बातें ऐसे समय पर हो रही हैं जब सियासी तौर पर कई बड़े बड़े चेहरे ईडी की रडार पर दिखाई देते हैं और शरद पवार, अजीत पवार या पवार परिवार के अन्य सदस्य इससे अछूते नहीं दिखाई देते हैं। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि एनसीपी के भी कुछ बड़े चेहरे इसकी जद में आ सकते हैं। अगर बात की जाए कई महाराष्ट्र की सियासत की, तो महाराष्ट्र की सियासत में जैसे ही सियासी घटनाक्रम उल्टा, यानी यहाँ पर सरकार पलट गई, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए, महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई, तो एक बात जो बहुत ही पुरजोर तरीके से शिंदे फडणवीस सरकार की तरफ से कही गई थी वो ये थी कि पुराने सारे मामले या भ्रष्टाचार जो भी हुए हैं उनकी फाइलें खुली जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल गहरा गया है कि क्या महाविकास आघाड़ी के कई अन्य नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। संजय राउत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी जमानत पर भी बार बार अड़ंगा लग रहा है। लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि सियासी घटनाक्रम में कुछ और बड़े चेहरों पर कार्रवाई हो सकती है। क्या शरद पवार तक जांच की आंच पहुंच सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और शरद पवार ने जब अब आगे रहकर यह कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार सियासी फायदे के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शरद पवार भी अब ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल गहराता है कि क्या उन्हें भी इस बात की आशंका है कि जांच की आंच उन तक पहुंच रही है। बहरहाल यह सवाल अपनी जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक के बाद एक
गैर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। लेकिन हमने तमाम रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसियां तभी कार्रवाई करती हैं जब उनके पास पुख्ता सबूत या आधार होते हैं। लिहाजा ये बात भी सही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन तमाम राजनीतिक दलों या नेताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ आधार और सबूत एजेंसियों को मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की जाती है। बड़ा सवाल यही उठता है कि टाइमिंग और जिन जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्या वो सियासी फायदे के लिए की जा रही है? उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। ममता बनर्जी ने भी ठीक वही बात कही थी जो शरद पवार कह रहे हैं। दिल्ली में जब यह कार्रवाई देखने को मिली तो अरविंद केजरीवाल आज तक इसको मुद्दा बना रहे हैं, और गुजरात चुनाव के दौरान जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो बार बार इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर रख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी अच्छी नीतियों, उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर उनकी बनाई गई नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई करके उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। हालांकि वो इसको एक असफल प्रयास बताते हैं। उनका ये भी कहना है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों को केंद्र सरकार की मंशा समझ में आ रही है। हाँ, ये बात भी देखने को मिली है कि इन कार्रवाइयों को लेकर खासतौर पर जो दिल्ली में चल रही थी, अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही। प्रश्न गहराता है कि क्या इसका कुछ सियासी फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा था। इसी तरह से एनसीपी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इससे अछूते नहीं दिखाई देते हैं। और इसी तरह से आरजेडी, पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार सीबीआई की जांच के घेरे में रहता है। कुल मिलाकर विपक्ष की रणनीति अब केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी आकर टिक गई है। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि शरद पवार इस पूरे मामले में मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने विपक्ष को एकजुट करने की, लामबंद करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष के तमाम नेता उन्हें अपने नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं और वो राजनीति के चाणक्य हैं भी। इससे पहले भी जब इस तरह के गठबंधन या प्रयोग हुए हैं, उनमें शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसी एक मुद्दे पर, जिस पर लगभग सभी विपक्षी दलों की राय एक जैसी दिखाई दे रही है, क्या शरद पवार सबको एकजुट एक छाते के लिए नीचे लेकर आएंगे, और क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।